आरबी जेई मैकेनिकल एस्पिरेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसका ये है पार्ट 2। हम लोग पहले देख चुके हैं पार्ट 1 जिसमें हम लोग 21 क्वेश्चन किए थे। और ये है पार्ट 2। इसमें हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि थर्मोडायनेमिक्स में पूछे गए हैं आरआरबी जेई द्वारा पिछले कुछ सालों में। अगर आप लोग को इससे थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे, ए सैंपल ऑफ आइडियल गैस हैज एन इंटरनल एनर्जी यू। एक आइडियल गैस का सैंपल है, इंटरनल एनर्जी उसका कितना है, यू है। एंड इज देन कंप्रेस्ड टू वन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। और इसको आधे वॉल्यूम तक कंप्रेस किया जा रहा है वाइल द टेम्परेचर स्टे द सेम, जबकि टेम्परेचर को सेम रखा जा रहा है। व्हाट इज द न्यू इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ यू। तो देखिए ध्यान से, जूल के लॉ के हिसाब से, जूल के नियम के हिसाब से, जूल के हिसाब से इंटरनल एनर्जी जो होता है, इंटरनल एनर्जी जो होता है वो ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। किसका? आइडियल गैस का। आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस, ठीक है, आइडियल गैस या परफेक्ट गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो ओनली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि वॉल्यूम को तो आधा कर रहा है तो उससे तो हमको मतलब ही नहीं है ना। टेम्परेचर क्या कह रहा है, स्टे द सेम। जब टेम्परेचर सेम रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि पहले अगर यू था तो अब भी कितना होगा, यू ही होगा। ठीक है, इसमें बस ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये समझना था कि जैसे ही आइडियल गैस यहाँ पे कह दिया तो आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होता है वो डायरेक्टली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, केवल टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है। टेम्परेचर बदलेगा तो बदलेगा, नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पीवी विथ इंटरनल एनर्जी यू नॉन एज। कह रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ सम, किसका किसका सम, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट प्लस इंटरनल एनर्जी यू, इंटरनल एनर्जी यू। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं ना, तो H इजकल टू फॉर्मूला है, इंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H इजकल टू यू प्लस पीवी। इंथैल्पी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, H इजकल टू यू प्लस पीवी। यानी कि U और प्लस पीवी का जो सम है वो हम लोग को कौन सा क्वांटिटी देता है, कौन सा प्रॉपर्टी देता है, तो इंथैल्पी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements hold true for the first law of thermodynamics? First law of thermodynamics के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? The entropy of the system, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के में इंट्रोपी का कोई रोल नहीं है। The total energy of the system remains constant, यही है। आगे देख लेते हैं, the total internal energy of the system remains constant, नहीं, केवल इंटरनल एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी work done by the system is equal to the heat transfer by the system, work done by the system is equal to heat transfer by the system। देखिए, सही ये भी हो सकता था अगर उसको ठीक से लिखता, है ना। ये क्या कह रहा है कि हीट ट्रांसफर जितना बाहर के तरफ में, यानी कि क्यू आउट, और वर्क डन बाय द सिस्टम यानी कि डब्ल्यू आउट, मतलब कि वर्क भी किया जा रहा है पॉजिटिव वर्क, और हीट भी क्या हो रहा है, निकल रहा है बाहर, यानी कि माइनस। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है ना। हीट हम लोग कुछ इनपुट कराते हैं, है ना, और उसके हिसाब से क्या होता है, वर्क होता है।
हीट इनपुट कराते हैं उसके हिसाब से वर्क होता है। तो एक पल के लिए फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये कह देता है कि डेल क्यू जो है टोटल हीट इनपुट इक्वल टू टोटल वर्क आउटपुट, तो हो सकता था कि ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर्ड बाय द सिस्टम, यानी कि दोनों एक ही बात कह रहा है कि वर्क डन भी बाहर हो रहा है, मतलब सिस्टम कर रहा है, और हीट भी सिस्टम से बाहर निकल रहा था, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये भी क्या है, गलत है। और ये चूंकि पहले ही सही था, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंथैल्पी ऑफ एन प्रॉपर्टी पूछ रहा है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और इसका पूछ रहा है कि सिस्टम एंड इट्स यूनिट इज, मतलब इसका प्रॉपर्टी पूछ रहा है हमसे और इसका यूनिट पूछ रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी है और इसका यूनिट पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एच इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस पी बी। एच इक्वल टू यू प्लस पी बी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, और अब इसका यूनिट पूछ रहा है कि यूनिट क्या है। तो एच यू क्या है, एनर्जी है, पी भी क्या है, वर्क डन है, तो ये भी जूल में होता है और ये भी जूल में ही होता है, तो ये भी किस में होगा, जूल में ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और किलो जूल, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और किलो जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब स्पेसिफिक इंथैल्पी पूछा होता है जिसको स्मॉल एच से शो करते हैं, तो स्पेसिफिक इंथैल्पी का जो यूनिट होता है वो होता है किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। और स्पेसिफिक इंथैल्पी जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाता, लेकिन ये जो होगा वो किसके लिए होगा, स्पेसिफिक के लिए, स्पेसिफिक इंथैल्पी के लिए। ठीक है, स्मॉल एच के लिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंथैल्पी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और इसका यूनिट क्या होता है, किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द विच इक्वेशन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस शोन बिलो। एक प्रोसेस दिया हुआ है 1 से 2, एक प्रोसेस दिया हुआ है 1 से 2, और इसके लिए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये डेल क्यू और डेल डब्ल्यू का है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाता है, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, यानी कि टोटल क्यू टोटल डब्ल्यू के क्या होता है, बराबर होता है। तो डेल क्यू, टोटल क्यू देख लेना है, तो क्यू 1 से 2, तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू पाथ ए से चलेंगे तो ए और 1 से 2 में, प्लस क्यू 2 टू 1, अब बी बी पाथ पे चल रहे हैं तो 2 टू 1, यानी कि ये टोटल हीट हो जाएगा, इक्वल होगा टोटल वर्क के, तो वर्क डन होगा 1 से 2 में डब्ल्यू ए 1 टू 2 प्लस डब्ल्यू बी 2 टू 1। ठीक है, ऐसे मतलब टोटल हीट और टोटल वर्क को हम लोग को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए होता है, डेल क्यू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्यू ए 1 से 2, 2 से 1, 1 से 2, 2 से 1, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे है, फॉर द प्रोसेस विच इज नॉन फ्लो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट, मतलब नॉन फ्लो के लिए, नॉन फ्लो प्रोसेस है उसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट करता है, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है एक तरह से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस
डेल डब्ल्यू, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसी से रिलेटेड है, इसमें जो भी सर्च करना होगा इसमें क्वेश्चन, उसमें हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इससे। तो डेल क्यू को एक तरह से हम लोग क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ये तो नहीं होगा, डी एच ये भी नहीं होगा, एच वाला भी हटा देते हैं, ये वाला हम लोग चेक कर लेते हैं। तो डी यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू को यहीं पे रख देंगे, डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान से, एक है ये डेल, है ना, और एक है ये डी, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, और ये क्या है, एग्जैक्ट नहीं है या इनएग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये जो जिसके आगे डी लगा रहेगा, इसको ये समझना है कि वो प्रॉपर्टी है सिस्टम की, क्या है, प्रॉपर्टी है, क्योंकि सिस्टम की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है। जिसके आगे ये डेल लगा होगा वो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर है, ऑप्शन में हम लोग को मिल जाएगा ऐसे किए हुए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, हो सकता है कभी इस पे भी क्वेश्चन बना दे। तो जिसके आगे डी लगा रहेगा, अगर dx लिख रहा है इसका मतलब कि x प्रॉपर्टी है, और क्यों प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल पॉसिबल है। अब जिसके आगे डेल लग रहा है वो प्रॉपर्टी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। What happen when the heat supply to the system is more than the work transfer out of the system? कह रहा है कि कोई एक सिस्टम है, क्या होगा जब इसमें हम हीट सप्लाई जो कर रहे हैं, हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज मोर देन वर्क ट्रांसफर, मतलब जो हीट सप्लाई हो रहा है सिस्टम में वो वर्क ट्रांसफर से ज्यादा हो रहा है, यानी कि जो डब्ल्यू हमको मिल रहा है वो उससे ज्यादा हो रहा है, यानी कि क्यू इन ग्रेटर देन डब्ल्यू है, वर्क ट्रांसफर आउट ऑफ द सिस्टम। तो हमसे कुछ ऑप्शन दे रखा है, उसमें पूछ रहे हैं कौन सा सही है। कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, क्यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। जब Q ज्यादा है और W क्या है, कुछ कम है उससे, तो इसका मतलब कि U भी होगा, कुछ ना कुछ U भी होगा, तभी तो ये इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, तभी तो फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई होगा कि टोटल एनर्जी क्या होता है, इक्वल होता है। टोटल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व रहता है, इक्वल रहता है। तो क्यू जितना इनपुट कराएं, कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा और कुछ वर्क डन में। तो वर्क डन में चेंज हो गया तो बाकी जो हीट बच गया वो किस में चेंज हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में। तो कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी क्या इसका कांस्टेंट रहेगा, नहीं। क्या इसका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा, नहीं। क्या इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, हाँ। तो मतलब पहले जितना इंटरनल एनर्जी होगा उससे ज्यादा हो जाएगा, तभी ये दोनों मिलके फिर क्यू के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब क्या रहे, इंटरनल एनर्जी कांट बी डिटरमाइन, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं। विच फॉर्मूला इज द करेक्ट डिपिक्शन ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, मतलब कह रहा है कि एडियाबेटिक कर्व के स्लोप कौन सा है इनमें से, एडियाबेटिक कर्व का जो स्लोप है वो कौन है। ठीक है, तो हम लोग एडियाबेटिक कर्व के स्लोप को निकाल लेंगे। ठीक है, याद करना एक अलग बात है ना, और निकालने के लिए सीखना वो एक अलग बात है। अगर हम लोग निकालना जानते हैं तो ऐसा क्वेश्चन कहीं भी और भी आएगा, एडियाबेटिक का नहीं, पोलिट्रोपिक का पूछेगा या किसी और प्रोसेस का भी पूछेगा, तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो एडियाबेटिक के लिए प्रोसेस के लिए हम लोग एक जानते हैं, पीवी का पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पीवी का पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, गामा ऐसे हो सकता था लेकिन भी जैसा ही दिखेगा तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे कर दिए, पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्या करना है हमको, ये डीपी बाई डीवी तभी मिलेगा जब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो ये u इंटू वी का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, u इंटू वी पे डिफरेंशिएशन होगा। तो
पी को रहने देते हैं और भी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो भी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो गामा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और भी का पावर क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1। और जब खुद भी का करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी भी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी भी इक्वल टू नहीं, अभी एक और बचा है। ये तो अभी यू को छोड़ दिए और भी का किए, प्लस अब भी को छोड़ देंगे, भी क्या है, भी का पावर गामा, और इंटू यू का करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी का करेंगे तो हो जाएगा डीपी, और इधर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमको चाहिए डीपी बाई डीवी, तो डीपी को इधर ही छोड़ देते हैं, तो हो जाएगा ये डीपी इंटू गामा का भी का पावर आर इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा पूरा क्वांटिटी तो माइनस में चला जाएगा, ये हो जाएगा पी इंटू गामा इंटू भी का पावर गामा माइनस 1 इंटू डीवी। अब डीवी को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा डीपी बाई डीवी, डीपी बाई डीवी इक्वल टू, ये इधर है माइनस का पी इंटू गामा, गामा इंटू भी का पावर आर माइनस 1, वही गामा माइनस 1 अपॉन यहाँ पे है भी का पावर गामा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का p इंटू गामा अपॉन भी का पावर, देखिए नीचे लाते हैं उसको, तो r माइनस का r, मतलब r नहीं गामा है, और प्लस का क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा केवल नीचे, प्लस का 1 बच जाएगा केवल नीचे, तो ये v है और ये क्या है, गामा है। तो ये जो आ रहा है कितना आ रहा है, माइनस का गामा इंटू पी बाई भी, माइनस का गामा इंटू पी बाई डीपी बाई डीवी जो आ रहा है कितना आ रहा है, माइनस का गामा इंटू पी बाई पी। इस तरीके से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस का अगर पूछता है इसी पे, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, और उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, उसके लिए भी स्लोप निकाल लेंगे, है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग जान रहे हैं कि डीपी बाई डीवी स्लोप है, तो उसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करके और ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। What is the drop in enthalpy for a steam vessel which is perfectly insulated? Perfectly insulated है यानी कि Q क्या है, जीरो, मतलब Q इन और आउट दोनों क्या है, जीरो। Does not work, वर्क भी जीरो। Has an exit velocity of steam at 40 मीटर पर सेकेंड, और एग्जिट वेलोसिटी ऑफ स्टीम यानी कि कितना है एग्जिट वेलोसिटी, 40 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि ड्रॉप इन इंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू बताना है, डेल्टा एच की वैल्यू बताना है, ड्रॉप इंथैल्पी में कितना ड्रॉप हो गया, H1 माइनस H2। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है इसमें, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो कि फ्लो प्रोसेस के लिए होता है, वो क्या होता है, H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस का जी Z1 प्लस का Q इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस का जी Z2 प्लस का W। ठीक है, यही होता है। अब इसमें क्या है कि ये जीरो हो जाएगा, सेम डेट टर्म अगर होगा, सेम जो एक ये विसिल है, मतलब इसमें कोई हाइट का अगर फर्क नहीं है, नहीं दिया है इसका मतलब फर्क नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑलरेडी कह रहा है कि क्या है, इंसुलेटेड है, तो ये भी टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन भी नहीं हो रहा है यानी कि ये भी टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि ये भी कुछ नहीं है। अब हम लोग के पास बच गया H1 इक्वल टू H2 प्लस का V2 स्क्वायर अपॉन 2000। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा H1 माइनस H2 इक्वल टू,
V2 स्क्वायर, V2 कितना दिया है 40, तो 40 गुने 40 बट्टा में कितना हो जाएगा 2000, 4 पचे 20 और 5 अट्ठे 40, यानी कितना आ जाएगा 0.8। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 0.8 किलो जूल पर केजी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 45 किलो जूल बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम को हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव, 45 किलो जूल। If the internal energy of the system decreased by 15 kilojoule, internal energy of the system decreased by 15 kilojoule, यानी कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है तो 15 किलो जूल का चेंज है। व्हाट इज द हीट रिसीव्ड बाय द सिस्टम, व्हाट इज द हीट रिसीव्ड बाय द सिस्टम, यानी कि क्यू इन पूछ रहा है कि क्यू इनपुट कितना हुआ है सिस्टम में। तो हम लोग फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा Q इजकल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। क्यू इजकल टू डी यू, चेंज कितना है माइनस का 15 और ये हीट इनपुट कितना है प्लस का वर्क डन कितना है प्लस का 45, यानी ये कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। और 30 ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो हीट इनपुट है तो ये क्या हो जाएगा प्लस ही होगा। हीट इनपुट है तो क्या होता है प्लस, और बाहर निकल रहा है तो उसको हम लोग क्या लेते हैं माइनस। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। हीट अगर सिस्टम में इन कर रहा है, हीट अगर सिस्टम में इन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव। अगर हीट सिस्टम से बाहर निकल रहा है, आउट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या लेते हैं नेगेटिव। ठीक उल्टा, अगर डब्ल्यू सिस्टम में डब्ल्यू बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम से बाहर निकल रहा है, यानी कि वर्क डन बाउंड्री से बाहर निकल रहा है, यानी कि आउट हो रहा है बाहर निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव। अगर वर्क डन हम लोग सिस्टम पे करते हैं यानी कि इनपुट के रूप में कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, आगे देखते हैं। For a process which is non-flow, U is the internal energy, Q is the heat, and W is the work done. The first law of thermodynamic state किसके लिए पूछ रहा है हम लोग को, नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए पूछ रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डी क्यू डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए, डी एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए। डेल प्रॉपर्टी नहीं है और डी किसके लिए प्रॉपर्टी है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही है, इसी ऑप्शन को हम लोग ढूंढेंगे कहाँ पे है। तो डी क्यू, दो ऑप्शन देखेंगे, ये तो साइकिल के लिए है, ठीक है साइक्लिक के लिए है, वो भी ये साइक्लिक के लिए नहीं है, ये गलत है क्योंकि उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे होता तो माइनस में होता। ठीक है, तो ये भी एक तरह से गलत है, ये नॉट इक्वल टू भी गलत है। बचा ये ऑप्शन, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर डी यू इक्वल टू देखना चाहें तो डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे डेल दिया है और यहाँ पे डेल दिया। अगर वो चाहता तो डी भी डी दोनों जगह पे लिख सकता था, लेकिन नहीं, डेल है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए और डी है एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए। ठीक है, इससे भी पता चल जाएगा कि कौन प्रॉपर्टी है सिस्टम की और कौन सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, कौन पाथ फंक्शन है और कौन पाथ फंक्शन नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। The work and heat transfer per degree of temperature change for a closed system is given by, ये मतलब हीट दिया है और वर्क ट्रांसफर दिया है। तो हीट वर्क ट्रांसफर कितना दिया है
dW/dt कितना दिया है 1/20 किलो जूल पर डिग्री सी। हीट ट्रांसफर कितना दिया है dQ/dt, ये दिया है 1/10 किलो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किलो जूल में इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है ना, यानी कि सिर्फ डी पूछ रहा है कि डी कितना होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट द टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 160 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर ये T1 है और ये क्या है T2 है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, जब सब dQ/T लिख रहा है तो सबको वैसे ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे dQ/dt, हालांकि यहाँ पे डेल क्यू हो जाएगा, डेल Q/dt प्लस का इक्वल टू du/dt प्लस डेल W/dt। अब अगर हम लोग इसमें लिखे dQ/dt की जगह पे क्या लिख देंगे 1/10 इक्वल टू du तो हमको निकालना है, और इसके लिए dt मतलब T2 माइनस T1, dt मतलब कि T2 माइनस T1, और इसका डायरेक्ट वैल्यू इतना का दे रखा है कितना 1/20। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें। अब इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे हो जाएगा du/, T1 कितना दे रखा है 160 और T2 कितना है 350, 350 माइनस 160 इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/20। ठीक है, अब ये हो जाएगा du इक्वल टू 1/20 इंटू, इसको अगर घटा लेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 16 32, 32 और 3 35, 16 और 3 19, 190, और इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा 9.5 किलो जूल। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.5 किलो जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच इक्वेशन बेस्ट डिस्क्राइब द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर से पूछ रहा है कि कौन सा इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो डेल क्यू इजकल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये वाला इक्वेशन है फर्स्ट लॉ के लिए। इसी को हम लोग क्या करेंगे सर्च करेंगे, तो डी क्यू इजकल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, डी क्यू इजकल टू डेल यू। ठीक है, केवल ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है, हालांकि इसको यहाँ पे क्या देना चाहिए था डी यू देना चाहिए था। ठीक है, फिर भी ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, ऑप्शन के हिसाब से ए क्या है सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। Which of the following substance, the internal energy and enthalpy are the function of temperature only? किस सब्सटेंस के लिए इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी दोनों जो होता है वो फंक्शन होता है सिर्फ टेम्परेचर का, सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन किसके लिए होता है, तो इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन केवल और केवल आइडियल गैस के लिए होता है। किसके लिए होता है आइडियल गैस के लिए होता है। आइडियल गैस को ही हम लोग क्या बोलते हैं परफेक्ट गैस, आइडियल गैस को ही हम लोग क्या बोलते हैं परफेक्ट गैस। ठीक है, तो आइडियल गैस बोलिए या परफेक्ट गैस बोलिए, तो किसके लिए केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो परफेक्ट गैस के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। टोटल हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑल्सो नॉन एज,
द टोटल हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाता है, इंथैल्पी होता है। टोटल हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज इंथैल्पी, ठीक है। इंथैल्पी को ही टोटल हीट के रूप में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। यू प्लस पीवी, इंथैल्पी को ही हम लोग टोटल हीट बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू ए गैस रिजल्ट इन, एडिशन ऑफ हीट टू ए कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, तो हीट ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, एम सी पी डेल्टा टी, एम सी पी डेल्टा टी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो राइज इन टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पे एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर को रखते हुए अगर टेम्परे वो हीट को ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा, डेल्टा टी भी बढ़ सकता है, सीपी तो क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, डेल्टा टी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग चले तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो राइजिंग इट्स टेम्परेचर सही है, राइजिंग इट्स प्रेशर, प्रेशर तो ऑलरेडी कह रहा है क्या है, कांस्टेंट है। राइजिंग इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम भी सही है, वॉल्यूम भी इसका बढ़ेगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट प्रेशर रखना है, मान के चलते हैं कि ये हमारे पास एक कोई बर्तन है जिसमें हम लोग पानी रखे हैं, वाटर है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और इसके ऊपर एक हम लोग क्या रख दिए, पिस्टन रख दिए, इसके ऊपर क्या रख दिए हैं, पिस्टन रख दिए हैं, ठीक है। अब जब जैसे जैसे इसमें हीट हम लोग इनपुट कराएंगे, जैसे जैसे हीट इनपुट कराएंगे, तो बाहर का टेम्परेचर कितना है, एटीएम है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है ना। तो जैसे जैसे इसमें हीट हम लोग देंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ये इस पे जो और ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो प्रेशर के वजह से इसका मूवमेंट क्या होगा, ऊपर के तरफ होगा, प्रेशर की वजह से इसका मूवमेंट क्या होगा, ऊपर के तरफ होगा। क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है तो अभी भी पी एटीएम ही बना रहेगा बाहर का प्रेशर, तो अंदर का प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, बाहर धीरे धीरे उठना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम पहले कम था, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम भी ज्यादा होगी, टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये चूंकि पिस्टन ऊपर उठ रहा है, यानी कि कुछ हम लोग को वर्क भी क्या होगा, मिल रहा है, यानी कि वर्क डन भी हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो वैसा अब हम लोग ऑप्शन खोजते हैं जो कि इन तीनों को सेटिस्फाई करता है। तो पहला क्या कह रहा है, राइजिंग इट्स प्रेशर, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। पहला है राइजिंग इट्स टेम्परेचर, ये सही है, ठीक है, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करनी है। राइजिंग इट्स वॉल्यूम, ठीक है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, राइजिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक, एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क, यानी कि राइजिंग इट्स टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क। डूइंग एक्सटर्नल वर्क में ही एक तो वर्क भी आ गया और दूसरा वॉल्यूम भी आ गया, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तभी एक्सटर्नल वर्क होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा तभी एक्सटर्नल वर्क होगा। यानी कि ये जो डी नंबर ऑप्शन है वो तीनों को कवर कर ले रहा है, एक तो टेम्परेचर को, एक वॉल्यूम को, और प्लस वर्क डन डायरेक्ट कह रहा है। तो इस तरीके से जो केवल डी नंबर ऑप्शन होगा वो सही है, ज्यादा सही है। सही ये भी है, पार्शियल सही है, ये भी पार्शियल सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन है, डी नंबर। तो इसको हम लोग को टिक लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ऑन ए प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम द प्रोसेस लाइन पीवी का पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज will come closer to y-axis, come closer to x-axis, come closer to 45 डिग्री inclined line, remains in the same position, ठीक है। तो चलिए इसको पहले अब एक बार देख लेते हैं ग्राफ के सहारे क्या होता है। तो अगर हम लोग ग्राफ देखें तो ये है प्रेशर लाइन और ये है वॉल्यूम लाइन। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है। अब अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन हो जाएगी,
कांस्टेंट प्रेशर लाइन की बात करें प्रोसेस की, तो ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है। अब बात आती है कि पीवी का पावर एन इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर एन की वैल्यू को हम लोग क्या कर दें, एन की वैल्यू को जीरो कर दे, एन की वैल्यू को जीरो कर दे, तो वी का पावर जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन। यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट वाली लाइन कौन है, ये वाली लाइन है ना। यानी कि यहाँ पे एन बराबर क्या है, जीरो है। यानी कि यहाँ पे क्या है, एन बराबर जीरो है। ठीक है। तब एन बराबर यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। ये है पीवी का पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट कब प्रतीत होगा, जब एन की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा कर देंगे, एन की वैल्यू बहुत ज्यादा कर देंगे, तो उसके हिसाब से पी की कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो वी क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे ये वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट वाली लाइन है, यानी कि यहाँ पे एन क्या है, इनफाइनाइट है। एन क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे इनफाइनाइट, और इसी के बीच में आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, जिसके लिए एन बराबर क्या होती है, वन हो जाता है। एन बराबर कितना हो जाता है, वन। अगर एन का वैल्यू वन रख दे तो पीवी का पावर वन, यानी बी का पावर वन भी, पीवी इजकल टू कॉन्स्टेंट। तो एन का पावर क्या है, वन। तो इसी में आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी होता है। ठीक है। एन बराबर वन, यानी कि जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि पहले जीरो था तो ये लाइन ऐसे जा रही थी, जीरो से ज्यादा किए तो ये लाइन ऐसे गई, फिर उसके बाद ज्यादा किए, ये पीवी का पावर गामा इजकल टू कांस्टेंट है, यानी कि ये एन इजकल टू 1.43 के लिए है। यानी कि ये और इधर स्टीपर हो गई। यानी कि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एन की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, वो किस लाइन के करीब आते जा रहा है, तो वॉल्यूम लाइन के करीब आते जा रहा है। और प्रेशर, वॉल्यूम लाइन बोल रहे हैं, ये प्रेशर लाइन के करीब आते जा रहा है। ये एक्सिस कौन सी है, प्रेशर एक्सिस है। तो किस एक्सिस के क्लोज आते जा रही है, तो वाई एक्सिस के, कम क्लोजर टू वाई एक्सिस। ठीक है। ये नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार इस मतलब थोड़ा सा पीछे करके आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। वैसे अगर इसका ग्राफ का बात करें, तो एक स्टैंडर्ड ग्राफ होता है जिसको याद करना है। याद क्या करना, मतलब उसको हम लोग जानते हैं, देख लेंगे अगर अच्छे से एक बार तो समझ में भी आ जाएगा, जैसे अभी हम लोग देखे हैं। तो इसमें क्या आता है कि एक्सपेंशन के लिए और कंप्रेशन के लिए। तो एक्सपेंशन के लिए ये है एन इजकल टू वन का, आइसोथर्मल के लिए ये है प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि एन इजकल टू जीरो के लिए है। ये है वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कि एन इजकल टू इनफाइनाइट के लिए है। अब एक और प्रोसेस होगा, ये है एन इजकल टू 1.43, यानी कि एडियाबेटिक के लिए। ठीक है। ये एक्सपेंशन है। अब उसके बाद ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेशन में भी देख लेंगे। ऐसे ही किस में देख लेंगे, कंप्रेशन में भी। तो कंप्रेशन में देखेंगे यानी कि वॉल्यूम कम होना, यानी कि इधर की तरफ अब चलेगा। तो ये है P इजकल टू कॉन्स्टेंट, ये है V इजकल टू कॉन्स्टेंट। अब n की वैल्यू क्या है कि n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, वो y एक्सिस यानी कि प्रेशर एक्सिस के नजदीक जाते जा रहा है। यानी कि ये वाली जो होगी पीवी का पावर गामा, यानी कि n इजकल टू 1.43 के लिए होगी। ये होगी आइसोथर्मल के लिए एन इजकल टू वन के लिए। और फिर इसी में जहाँ पे पॉलीट्रॉपिक होगा, यानी कि जिसकी जिसकी वैल्यू होगी उसी के हिसाब से वो प्रोसेस होगा। ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस को ध्यान रखना है कि ये कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, और ये कांस्टेंट प्रेशर कंप्रेशन। ठीक है। मतलब वॉल्यूम को कम कर रहे हैं लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट रख के। ये वैसे ही है यहाँ पे, ये एक्सपेंशन है। ठीक है। तो इसमें अब और भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वर्क ज्यादा होता है, आइसोथर्मल वर्क ज्यादा होता है या एडियाबेटिक वर्क ज्यादा होता है। कई बार ऐसा पूछता है, या कांस्टेंट प्रेशर वर्क ज्यादा होता है, कौन सा वर्क क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर इसको हम लोग ग्राफ के तौर पे देखें, है ना, तो पीवी डायग्राम पे अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, तो आइसोथर्मल का जो वर्क आ रहा है, आइसोथर्मल का जो वर्क आ रहा है, एन इजक्वल टू वन के केस में जो वर्क आ रहा है, वो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है एडियाबेटिक वर्क से।
ज्यादा आ रहा है एडियाबेटिक वर्क से। ठीक है, तो ये कई बार पूछता है। आगे देखते हैं हम लोग। In order that a cycle be reversible, in order that a cycle be reversible, following must be satisfied। रिवर्सिबल साइकिल होने के लिए क्या होना चाहिए? तो रिवर्सिबल साइकिल का मतलब होता क्या है कि जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस आ गए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल साइकिल या रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। अगर ये बहुत सारे प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइकिल। मतलब कम से कम दो प्रोसेस होना जरूरी है साइकिल के लिए। ठीक है, ए से बी गया और बी से ए आ गया, सेम उसी पाथ को फॉलो करते हुए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, रिवर्सिबल बोलेंगे। तो रिवर्सिबल के लिए जरूरी क्या है? तो पहले तो कोई भी फ्रिक्शन ना हो, कोई भी फ्रिक्शन लॉस ना हो रहा हो, क्योंकि फ्रिक्शन लॉस होगा तो फिर वापस वैसा नहीं आ पाएगा। फ्रिक्शन लॉस होगा तो वापस उतना जितना जाएगा उतना नहीं आ पाएगा। जैसे मान के चलो कि अगर ये हम लोग एक स्ट्रक्चर ले लें, है ना, और एकदम सेम हाइट है दोनों की, अगर यहां से हम किसी बॉल को ड्रॉप कर दें, अगर इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है तो ये बॉल ये से घूमते हुए यहां तक जाएगा और फिर वापस लौटते वक्त यहीं पे वापस आ जाएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तब। लेकिन अगर थोड़ा सा भी फ्रिक्शन है तो जिस इधर पहुंचेगा और अगली बार जब आएगा तो थोड़ी कम हाइट पे ही रह जाएगा। यानी कि ये जो प्रोसेस हुआ ये रिवर्सिबल नहीं है। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए पहला जरूरी है कि फ्रिक्शन लॉस जीरो हो, फ्रिक्शन लॉस जीरो हो या फ्रिक्शन लॉस ना हो। ठीक है, दूसरा ये है कि उस बॉडी को या उस चीज को जहां से ये प्रोसेस हो रहा है, जैसे रिजर्वायर की बात करते हैं, थर्मल रिजर्वायर की बात करते हैं, या ओशियन की बात कर लेते हैं एक तरह से। ठीक है, ओशियन की बात कर लेते हैं। तो ओशियन में से अगर एक गिलास पानी हम लोग निकाल ले, एक गिलास पानी निकाल ले, रोज रोज निकाले, 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे निकालते रहें, तो भी ओशियन के पानी में कोई भी फर्क नहीं होगा, कोई कंसिडरेबल फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इस प्रोसेस को, एक गिलास पानी निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर उस सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो भी हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस बोल देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन जो है वो क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फ्री एक्सपेंशन क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और फ्रिक्शन रजिस्टेड एक्सपेंशन कंप्रेशन प्रोसेस शुड नॉट बी इनकाउंटर्ड। यानी कि फ्री एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, है ना। फ्री एक्सपेंशन क्या है? हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे कि गुब्बारा है, गुब्बारा को हम लोग अगर कोलैप्स कर देंगे तो उसमें से अचानक से पूरी गैस जो भरी रहेगी वो सब क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी और वापस वो फिर कभी वैसा नहीं आ सकता अपने आप। ठीक है, तो फ्री एक्सपेंशन क्या है? हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। शुड नॉट बी इनकाउंटर्ड, यानी ये नहीं होना चाहिए। तो अच्छा बात है, नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर ये नहीं हो रहा है तो रिवर्सिबल साइकिल होगा। अच्छा, दूसरा क्या है? फ्रिक्शन रजिस्टेड, फ्रिक्शन का रजिस्टेड होना चाहिए, यानी कि फ्रिक्शन भी नहीं होना चाहिए, मतलब बिना फ्रिक्शन के कंप्रेशन और एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक बात है, ये भी रिवर्सिबल के लिए सही है। यानी कि पहला बात जो है वो रिवर्सिबल होने के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? तो एक तो फ्री एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए और दूसरा बिना बिना रेजिस्टेंस के, बिना फ्रिक्शन के एक्सपेंशन और कंप्रेशन होना चाहिए। तो ये अच्छा बात है, फेवर में है। ठीक है, तो ये सही है। आगे देखते हैं। व्हेन हीट इज बीइंग ऑब्जॉर्ब्ड, टेम्परेचर ऑफ हॉट सोर्स एंड वर्किंग सब्सटेंस शुड बी सेम। अब हॉट सोर्स से, सोर्स, सोर्स बोलते हैं इनफाइनाइट हीट जिसके पास होता है और कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। और सिंक बोलते हैं जो कि हीट को रिसीव करता है, इनफाइनाइट हीट रिसीव कर सकता है, लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर क्या होगा? चेंज नहीं होगा, फिर भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यानी कि सोर्स इनफाइनाइट हीट दे सकता है बिना टेम्परेचर में चेंज किए हुए, सिंक
इनफाइनाइट हीट ले सकता है बिना टेम्परेचर में चेंज किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हेन हीट इज बीइंग ऑब्जॉर्ब्ड, हीट इज बीइंग ऑब्जॉर्ब्ड फ्रॉम हॉट सोर्स एंड वर्किंग सब्सटेंस शुड बी सेम। जब हॉट सोर्स से हीट को ऑब्जॉर्व किया जाएगा, यानी कि वही ओशियन वाली बात हो गई कि उसमें से कुछ हीट को निकाल लिया जाएगा, कुछ पानी को निकाल लिया जाएगा, तो क्या इस बॉडी पे फर्क पड़ेगी? तो इसके तापमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस माना जाता है। हालांकि कम हो रहा है, वापस नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेरी स्लो प्रोसेस होता है। अगर चेंज भी दिखेगा तो बहुत कम समय में चेंज दिखेगा, बहुत दिनों में चेंज दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस ही कंसिडर करते हैं। चाहे हीट यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा हो या हीट इसमें इन हो रहा हो, या तो सिंक में हीट इन हो रहा हो या सोर्स से हीट निकल रहा हो, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस ही बोलते हैं। When heat is being rejected, temperature of the cold source and working substance should be same। मतलब हीट क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है कोल्ड सोर्स में, है ना, सिंक में एक तरह से रिजेक्ट हो रहा है, तो ये भी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस ही है। यानी कि यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 लिखा है, ऑल ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। In isothermal expansion, work done by gas depends upon isothermal expansion। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला देखें तो ये क्या हो जाता है, एम आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का आइसोथर्मल के केस में। आइसोथर्मल के केस में वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है एम आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो इसमें आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो इसका तो कुछ करना नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं किस पे डिपेंड करता है, एक्सपेंशन रेशियो ओनली। इसी को हम लोग एक्सपेंशन रेशियो बोलते हैं। V2/V1 को क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन रेशियो बोलते हैं। यानी कि पहले V1 था, अब एक्सपेंड होके कितना हो गया, V2 हो गया। यानी कि पहले मान लेते हैं कि अगर वॉल्यूम 2 था, अब एक्सपेंड होके वॉल्यूम क्या हो गया, 8 हो गया। यानी कि इसका एक्सपेंशन रेशियो कितना है, 4। तो इस पे तो डिपेंड कर रहा है, यानी कि एक्सपेंशन रेशियो पे तो डिपेंड कर रहा है। अब ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं, एडियाबेटिक इंडेक्स। एडियाबेटिक इंडेक्स मतलब गामा, तो इसमें कहीं भी दूर दूर तक गामा नहीं है, यानी कि गामा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। अच्छा, ए नंबर ऑप्शन देखते हैं, एटोमिसिटी ऑफ द गैस ओनली। एटोमिसिटी ऑफ द गैस ओनली, ये एमआरटी होता है, इसको हम लोग एनआरटी भी लिखते हैं। ठीक है, एनआरटी। और ये जो एन होता है वो नंबर ऑफ मोल होता है, और इसी को एटोमिसिटी भी हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। यानी कि एटोमिसिटी पे भी डिपेंड करता है, यानी कि कितना गैस का जो मोलिकुलर वेट है उस पर डिपेंड करता है, और कितना मोल है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि एटोमिसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ एटोमिसिटी ऑफ द गैस एंड एक्सपेंशन रेशियो। एक्सपेंशन रेशियो पे तो डिपेंड कर रहा है, और इधर एन पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल पे, यानी कि एटोमिसिटी पे भी डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ और एक्सपेंशन रेशियो पर भी। ठीक है, गामा पे डिपेंड नहीं करता है। आगे देखते हैं, for a given system if heat is denoted by q and work is denoted by w, the cyclic integral of del q minus del w for a closed system will be। क्या कह रहा है कि क्यू, हीट को क्यू से डिनोट करते हैं और वर्क डन को डब्ल्यू से, और साइक्लिक इंटीग्रल पूछ रहा है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ये क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर साइकिल फर्स्ट लॉ देखें अगर साइकिल के लिए, तो क्या हो जाता है, डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू। इसको इधर लेके आए तो डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो साइक्लिक इंटीग्रल अगर हम लोग करेंगे डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू का, तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। यानी कि किसी साइकिल के लिए डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोसेसेस। कौन साइकिल में सिर्फ 3 प्रोसेस होता है,
सिर्फ 3 प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, एरिक्सन साइकिल, एटिक्सन साइकिल और स्टर्लिंग साइकिल। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल, जूल साइकिल, एरिक्सन साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, एटिक्सन साइकिल, रैंकाइन साइकिल। ये सब के सब क्या है, 4 स्टेप प्रोसेस है, यानी कि 4 प्रोसेस वाले साइकिल है। ठीक है, और इसमें से बहुत सारे सब के सब कार्नोट से कंपेयर करते हैं कि क्योंकि इसमें सबकी जो आइडियल इफिशियंसी आती है, जो मैक्सिमम इफिशियंसी आती है, वो किसकी आती है, कार्नोट की इफिशियंसी आती है। तो कार्नोट से ही सब क्या होते हैं, कंपेरेबल होते हैं। अगर फ्लूइड को सेम रखा जाए, मतलब आइडियल गैस के केस में इन सब की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है कि किस प्रोसेस में केवल मतलब किस साइकिल में केवल 3 प्रोसेसेस है। तो लिनियर साइकिल में केवल 3 प्रोसेस होता है। लिनियर साइकिल में केवल 3 प्रोसेस होता है, इसको याद कर लेना है। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, हीट एडिशन होता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होता है, यानी कि क्यू आउट होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, क्यू इन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और वर्क डन मिलता है हमको ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिनियर साइकिल। ठीक है, तो लिनियर साइकिल जो होता है वो 3 स्टेप का साइकिल है, 3 प्रोसेस का साइकिल है। ठीक है, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ 3 kg ऑफ फ्लूइड। कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ 3 kg ऑफ फ्लूइड। मास कितना दिया है, 3 kg। ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 1.5 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना है, 1.5 मीटर क्यूब। इफ इंटरनल एनर्जी इज 3.5 मेगा जूल पर केजी। इंटरनल एनर्जी जो दिया है वो कितना दिया है, 3.5, स्मॉल स्मॉल यू लिख देते हैं क्योंकि पर केजी में है, 3.5 मेगा जूल पर केजी। एंड प्रेशर इज, और प्रेशर दे रखा है वो कितना है, 0.3 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द इंथैल्पी। तो इंथैल्पी का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग जानते हैं, एच इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस पीवी। ध्यान से देखिए, ये यू यहाँ पे कैपिटल में होता है ना। कैपिटल और स्मॉल का पंगा ये है कि अगर एच कैपिटल में है तो ये इसका यूनिट अगर क्या हो जाएगा, जूल, जूल केवल जूल हो जाएगा। और अगर स्मॉल में है तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी। यानी कि अगर स्पेसिफिक है तो उसको मास से डिवाइड किया गया है। वैसे ही यू है तो यू केवल जब जूल में रहेगा तो कैपिटल है, स्मॉल हो जाएगा, इसका मतलब कि जूल पर केजी है, यानी कि स्पेसिफिक है। ठीक है, वैसे ही क्यू की भी बात है, तो क्यू जूल में है तो कैपिटल, अगर क्यू ऐसे हो गया तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक मैंने पर यूनिट मास। तो यहाँ पे जो हम लोग को यू दे रखा है वो क्या है, पर यूनिट मास है, यानी कि पर केजी है। ठीक है, तो हम लोग को, और यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होता है, कैपिटल यू प्लस पीवी। तो एच इजकल टू यू, यू मतलब कि मास इनटू ये स्मॉल यू प्लस का पीवी। तो मास कितना दे रखा है, 3 केजी, 3, और ये कितना दे रखा है, यू का वैल्यू कितना है, 3.5 मेगा, मेगा को रख देते हैं बस, केवल इसी से काम है। और प्लस का पी में कितना है, 0.3, ये भी मेगा से ही काम है हमको। और वी जो दिया है वो कितना है, 1.5। तो ये इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 दिल्ली के 9, 1 10, यानी कि 10.5 प्लस का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तिया 45, 0.45। ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 50 और ये 45, 95, 10.95 मेगा
जूल, मेगा जूल, 10.95 मेगा जूल। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 10.95 मेगा जूल। यहाँ पे बस एक ध्यान रखने वाली बात थी, ये 3 kg जो दिया हुआ था और यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी दिया हुआ था जूल पर केजी में। ठीक है, नहीं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डायरेक्ट अगर हम लोग यहाँ पे 3.5 रख देते यू के जगह पे, अगर बिना मल्टीप्लाई किए, तो 3.5 और प्लस का 0.45 इसको ऐड करते तो आ जाता 3.95, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही दे रखा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, जब भी न्यूमेरिकल आएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या कहीं भी, जब भी न्यूमेरिकल आता है तो वहां पे यूनिट का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है, और ये किसमें दिया है, जैसे मेगा में है, मिली में है, उस सब का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल एम का मतलब मेगा होता है, अगर यहीं पे स्मॉल एम लिखा रहता तो उसका मतलब क्या होता है, मिली होता है। म्यू लिखा रहता तो क्या होता है, माइक्रो होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। थर्मोडाइनेमिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, थर्मोडाइनेमिक वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो थर्मोडाइनेमिक वर्क क्या होता है, P इंटू भी होता है या PD भी होता है ना, P इंटू भी होता है या PD भी होता है। तो कह रहा है कि वो किसका किसका प्रोडक्ट है, यानी कि सीधा सीधा पूछ रहा है हमसे कि P कौन सी प्रॉपर्टी है और V कौन सी प्रॉपर्टी है। तो प्रेशर कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो बट जाए वो एक्सटेंसिव, जो ना बटे वो इंटेंसिव, यानी कि ये किसका किसका मल्टीप्लीकेशन है, तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डी यू मतलब चेंज, तो चेंज इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। For a simple closed system of constant composition, simple closed system of constant composition, the difference between the net heat and net work interaction is identifiable as the change in closed system है, तो उस क्लोज सिस्टम के लिए चेंज इन हीट बिटवीन द नेट हीट एंड वर्क इंटरेक्शन, डिफरेंस यानी कि हीट में और वर्क में जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो इंथैल्पी के बराबर नहीं। फ्लो एनर्जी, ये क्लोज सिस्टम में ये दोनों नहीं आता है, जब क्लोज सिस्टम की बात होगी तो ये दोनों नहीं आएगा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गए। अब बात आता है इंट्रोपी और ये इंटरनल एनर्जी, तो इंट्रोपी एनर्जी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो ये क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। इंट्रोपी एनर्जी नहीं है, एनर्जी बाई टेम्परेचर है, एनर्जी बाई टेम्परेचर है, यानी कि जूल पर केल्विन है ये। ठीक है, ये एनर्जी नहीं है, तो बचा कौन, इंटरनल एनर्जी। वैसे भी अगर हम लोग फॉर्मूला से देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं, देखते हैं कि डेल क्यू इजकल टू होता है डे डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो यहाँ से डी यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल क्यू माइनस का डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। The product of mass and specific heat is, the product of मास और स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट क्या होगा, मास गुने स्पेसिफिक हीट सी, इसके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि मास और स्पेसिफिक हीट सी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो ये अभी एनर्जी नहीं है ना। अगर एनर्जी की बात करें Q इजकल टू, तो वो हो जाता है mc डेल्टा टी, टोटल क्या हो जाता है, mc डेल्टा टी। तो लेटेंट हीट नहीं है। डिफरेंस इन टेम्परेचर, नहीं, इसको तो डिफरेंस इन टेम्परेचर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो खुद उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि ये भी नहीं होगा। हीट ट्रांसफर रेट, नहीं, हीट ट्रांसफर रेट का मतलब ये हो गया कि जूल पर सेकेंड या जूल जूल पर सेकेंड, यानी कि कितना समय में कितना हीट, तो ये भी नहीं बता रहा है ना, एमसी। तो बचा हीट कैपेसिटी, यानी कि मास इंटू जो हीट, मास इंटू स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, हीट कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Specific heat is defined in terms of, specific heat is defined in terms of,
तो स्पेसिफिक हीट को किसके टर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं? तो स्पेसिफिक हीट जो होता है वो क्या होता है? सी होता है। तो अगर इसी फॉर्मूला से हम लोग सी को बाहर निकालना चाहें तो सी बराबर कितना हो जाएगा? क्यू बटा में एम इंटू डेल्टा टी। सी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बटा में एम इंटू डेल्टा टी। सी बराबर क्यू बटा में एम इंटू डेल्टा टी। तो सी के अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो उसका डिफिनेशन होता है कि टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने में, टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने में 1 केजी मास को, 1 केजी या यूनिट, यूनिट मास को यूनिट तापमान बढ़ाने में, यूनिट डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी हीट की आवश्यकता होती है, जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। यानी 1 केजी, एक तरह से माने 1 केजी या यूनिट मास बोले तो 1 केजी सब्सटेंस के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में डिफाइन होता है? तो यहाँ पे Q है, M है और डेल्टा टी है। Q है, M है और डेल्टा टी है। तो इसके हिसाब से हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं। रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज नहीं, रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के रेट क्यू पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हीट रिक्वायर्ड एक बार देख लेंगे इसको। रेट ऑफ टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर के राइज पे डिपेंड करता है, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, तो ऑप्शन नंबर यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, रेट ऑफ टेम्परेचर राइज। कहीं कहीं पे ये भी आंसर दिया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज। तो इसमें अगर कंफ्यूजन है, अगर आप लोग को लगता है कि इसका आंसर गलत है या ये वाला सही है, तो उसको एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन सा आंसर है। क्योंकि ये जो बुक है उसमें दे रखा है ये वाला ऑप्शन सही है, बी नंबर, लेकिन इसको ऑनलाइन सोर्स से और कहीं कहीं पे इसका ऑप्शन नंबर डी भी दे रखा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से चले तो फॉर्मूला के हिसाब से चले तो ये वाला ऑप्शन क्या है? सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। It is proposed to make a direct heat to work converter, डायरेक्ट हीट टू वर्क कन्वर्टर, हीट से डायरेक्ट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। कोई है कुछ जो कि हीट से डायरेक्ट वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है। आउट ऑफ एन एलिमेंट्री सिस्टम विच ऑब्जॉर्व हीट वाइल डूइंग आइसोथर्मल वर्क, आइसोथर्मल वर्क यानी कि टी क्या है? कांस्टेंट है और फिर भी वर्क दे दे रहा है। आइसोथर्मल वर्क एग्जैक्टली इक्वल टू द हीट ऑब्जॉर्व, मतलब कह रहा है कि कोई सिस्टम है जो कि जितना हीट ऑब्जर्व कर रहा है आइसोथर्मली उतना ही वर्क प्रोवाइड कर दे रहा है। यानी कि एक इंजन है, कोई हीट इंजन है, ये इसमें से कुछ क्यू मतलब कि ऑब्जर्व कर रहा है और उतना ही वर्क डन दे दे रहा है। यानी कि वर्क डन जो है वो क्यू के बराबर ही है, वो भी आइसोथर्मली, यानी कि टेम्परेचर इसका चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना हीट है उतना ही वर्क आउटपुट दे दे रहा है, इक्वल टू द हीट ऑब्जर्व, देयर बाई कीपिंग इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। और इंटरनल एनर्जी को क्या रख रहा है? कांस्टेंट रख रहा है, इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट। तो सच ए सिस्टम इज, तो कह रहा है कि ऐसा सिस्टम या ऐसा इंजन पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, नॉट डिजायरेबल और कमांडेबल। ठीक है, तो इसमें हम लोग को देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये क्या है? सेकंड लॉ के हिसाब से ये क्या है? स्टेटमेंट गलत है कि कोई एक ही रिजर्वायर का यूज करके या उतना ही का उतना ही एनर्जी, मतलब कि हाई ग्रेड एनर्जी दे दे। यानी कि लो ग्रेड एनर्जी जिसको हम लोग हीट बोलते हैं, लो ग्रेड एनर्जी का यूज करके या उसको पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दे हाई ग्रेड एनर्जी में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके की साइकिल जो होगी वो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, कुछ
कुछ हीट लेगा, उसको कुछ टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पे रिजेक्ट करेगा, हायर टेम्परेचर से हीट लेके लोअर टेम्परेचर पे कुछ रिजेक्ट करेगा और कुछ वर्क देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग ए प्रोसेस ऑन द क्लोज सिस्टम, इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज बाई ट्वाइस द यूनिट देन द हीट एडेड टू इट। मतलब एक क्लोज सिस्टम है, उसमें जो इंटरनल एनर्जी है वो जितना हीट ऐड किया जा रहा है उससे दुगना है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज बाई ट्वाइस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज बाई ट्वाइस, मतलब इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ जा रहा है, 2 गुना बढ़ जा रहा है हीट में चेंज के, मतलब कि जितना हीट में चेंज किया जा रहा है उसका दुगना हो जा रहा है इंटरनल एनर्जी। इट इज पॉसिबल ड्यू टू, अब ये पॉसिबल कैसे है, तो अगर हम लोग फर्स्ट लॉ के हिसाब से फॉर्मूला देखें तो वो हम लोग देखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डेल क्यू इजकल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अगर यहाँ से हम लोग डेल डब्ल्यू वही डी डब्ल्यू को अगर अलग करते हैं तो ये आ जाएगा डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ये डी यू है। डी यू को अगर हम लोग अलग करते हैं तो डी यू हम लोग को ज्यादा मिल रहा है, डी यू हम लोग को ज्यादा मिल रहा है। मान के चलते हैं कि अगर डी क्यू 10 है, डी क्यू क्या है 10 है, तो डी यू हम लोग को कितना मिल रहा है 20 मिल रहा है। तो 20 बराबर 10 माइनस कुछ, तो यहाँ पे क्या कुछ ऐसा रखेंगे कि ये 20 के बराबर होगा, तो क्या रखेंगे, माइनस का 10 रखेंगे। कितना रखेंगे, माइनस का 10 रखेंगे, तब ना 20 के बराबर हो जाएगा, माइनस और माइनस माइनस प्लस 20। यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि सिस्टम पे वर्क किया जाएगा, क्योंकि सिस्टम पे वर्क किया जाएगा तभी उसको हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग से हीट का रेडिएशन हुआ है। लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में कमी करके ऐसा हो सकता है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा के ऐसा हो सकता है। परफॉर्मिंग ए सॉफ्ट वर्क ऑन द सिस्टम, तो एक ही तरीका है उसके इंटरनल एनर्जी को हीट इनपुट से ज्यादा करने की, वो तरीका क्या है कि उस पर हम लोग एक्सटर्नल वर्क भी करेंगे, तभी उसका इंटरनल एनर्जी हीट इनपुट से भी ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रीपुचुअल मोशन मशीन इज, ए प्रीपुचुअल मोशन मशीन इज, तो प्रीपुचुअल मोशन मशीन क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल मशीन होता है, इमेजिनरी मशीन होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग PMM1 होता है, PMM2 होता है, ठीक है, PMM3 होता है, यानी कि जो जिस लॉ को वायलेट करता है उसके हिसाब से उसका नाम रखा गया है। तो PMM1 जो होता है वो फर्स्ट लॉ को वायलेशन करता है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। PMM जो 2 होता है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या करता है, वायलेशन करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ये पिचुअल मोशन मशीन इज ए थर्मोडायनेमिक मशीन, ए नॉन थर्मोडायनेमिक मशीन, ए हाइपोथेटिकल मशीन। ये क्या है, प्रीपोशियल मशीन जो होता है वो क्या होता है, हाइपोथेटिकल मशीन हुज ऑपरेशन वुड वायलेट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका ऑपरेशन वायलेट करता है यानी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का विरोध करता है, या तो वो फर्स्ट का करे या सेकंड का करे या थर्ड का करे। ठीक है, तो वो अलग अलग वर्ड हो, उसका नाम होता है PMM1, PMM2, PMM3। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ए प्रीपिचुअल मोशन मशीन, अब केल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सेकेंड लॉ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सेकेंड लॉ से रिलेटेड है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक ही हीट से, एक ही रिजर्वायर से हीट को इनपुट लेके उसको वर्क में कन्वर्ट कर देना बिना दूसरे रिजर्वायर में हीट को रिजेक्ट किए हुए। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, और यही क्या है, PMM2 है, यही क्या है, PMM2 है। यानी कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट इज ए प्रीपुचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड, कौन सा है, ऑफ सेकेंड काइंड इज इम्पॉसिबल, यानी कि
परपेचुअल मोशन मशीन जो सेकंड काइंड दूसरे तरह का PMM2 जो है वो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को वायलेट करता है। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है कि कोई भी ऐसी हीट इंजन नहीं है जो कि सिंगल रिजर्वायर पे वर्क प्रोवाइड करे, जबकि PMM2 कहता है कि एक ही रिजर्वायर से हीट इनपुट लेके वर्क प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो यानी कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट सेकेंड लॉ से रिलेटेड है, तो इसको वायलेट करेगा। कौन सा इम्पॉसिबल है? तो PMM2 यानी कि ऑफ सेकेंड काइंड इज इम्पॉसिबल। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड इज इम्पॉसिबल। फर्स्ट काइंड का होता तो वो किसके लिए होता? फर्स्ट लॉ के लिए होता। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ए कार्नोट इंजन रिजेक्ट्स 40% ऑफ हीट absorbed from a source to sink at 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेंटीग्रेड। What is the value of source temperature in डिग्री सेंटीग्रेड? मतलब सोर्स का टेम्परेचर पूछ रहा है कि कितना टेम्परेचर है सोर्स का। ये है टी हायर सोर्स, ये हीट इंजन हो गया, और ये हीट रिजेक्ट कर रहा है टी लोअर पे, और ये कुछ वर्क इनपुट कर रहा है डब्ल्यू। ठीक है, और ये है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया कि 300 केल्विन। 237 जोड़ देंगे 273, तो कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें कि 40% हीट ऑब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ए सोर्स टू सिंक, मतलब रिजेक्ट कर रहा है। यानी कि अगर यहाँ से 100 ऑब्जॉर्व कर रहा होगा तो उसमें से 40 क्या कर दे रहा है? रिजेक्ट कर दे रहा है, यानी कि वर्क डन कितना कर रहा होगा? 60। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सोर्स टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड? तो हम लोग जब रिवर्सिबल साइकिल होती है, आइडियल साइकिल होती है, तो उस समय हीट को हम लोग टेम्परेचर से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टी हायर अपॉन टी लोअर, जो इफिशियंसी होती है एक तरह से, उसके हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं, या ऐसे कंपेयर कर सकते हैं टी हायर बाई टी लोअर इक्वल टू क्यू हायर बाई क्यू लोअर। तो यहाँ पे टी हायर जो है वो कितना दे रखा है? टी हायर जो है वो कितना है नहीं पता है, यही हम लोग को निकालना है। टी लोअर कितना है? 300। क्यू एच कितना है? 100। और क्यू एल कितना है? 40। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, 25 या 75, 750 केल्विन होगा। 750 केल्विन होगा। अभी हम लोग को इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो 750 में से क्या कर लेंगे? 273 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 4। 477 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, वैसे इफिशियंसी टाइप से, लेकिन मतलब हम लोग हीट को टेम्परेचर से रिलेट करते हैं जब ये जो सोर्स होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट सोर्स होता है। सोर्स और सिंक जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, जिसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता है, चाहे कितना भी हीट रिजेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टैंक कंटेनिंग एयर इज स्टीयर्ड बाय ए पैडल व्हील। एक टैंक में एयर है, उसको घुमाया जा रहा है एक पैडल से। द वर्क इनपुट टू द व्हील इज, वर्क इनपुट, जब भी वर्क इनपुट होगा तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा, तो वो कितना है? माइनस का 1400, 14,000 किलो जूल।
अब आगे लिखा है कि एंड हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग फ्रॉम द टैंक, हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्यू आउट कितना हो रहा है 5000। तो हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग बाहर निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या लेते हैं माइनस। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं Q इजकल टू यू प्लस डब्ल्यू, यू इजकल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू कितना है माइनस का 5000 है, और डब्ल्यू कितना है माइनस का 14000 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5000 और प्लस का 14000, यानी कि प्लस का 9000। यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी सिस्टम की, इंक्रीज करेगी, और वो भी कितनी इंक्रीज करेगी, तो 9000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द यूजफुल प्रॉपर्टी कॉल्ड एनर्जी, कौन एनर्जी को डिफाइन करता है, कौन थर्मोडायनेमिक लॉ एनर्जी को डिफाइन करता है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो यहाँ पे है, इसको याद कर लेना है। जीरोथ लॉ टेम्परेचर से रिलेटेड है, फर्स्ट लॉ एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, सेकंड लॉ क्वालिटी ऑफ एनर्जी या इंट्रोपी से रिलेटेड है, और थर्ड लॉ एब्सोल्यूट इंट्रोपी से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है जीरोथ लॉ का यूज टेम्परेचर में, ये फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को देता है या एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है, सेकंड लॉ एंट्रोपी को बताता है, और थर्ड लॉ एब्सोल्यूट एंट्रोपी को बताता है। फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को, एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो क्वांटिटी को बताता है, एनर्जी के क्वांटिटी को बताता है। सेकंड लॉ हीट और वर्क के बारे में बताता है, हाई ग्रेड और लो ग्रेड एनर्जी को। सेकंड लॉ कहता है कि क्यू क्या है, लो ग्रेड एनर्जी है, और वर्क क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी है। यानी कि ये क्वालिटी के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, क्वालिटी के बारे में बताता है। ठीक है, और थर्ड लॉ किसके बारे में बताता है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी के बारे में। तो ये याद रख लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, द वर्क डन इक्वल PdV4, जो PdV वर्क है वो किसके लिए होता है, तो PdV वर्क जो होता है, PdV वो किसके लिए होता है, रिवर्सिबल साइकिल, क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल साइकिल के लिए होता है, रिवर्सिबल साइकिल और क्लोज सिस्टम के लिए होता है। ठीक है, क्लोज सिस्टम एंड रिवर्सिबल साइकिल के लिए। तो क्लोज सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फ्लो भी बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन नहीं, नॉन फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। एंड क्वासी स्टेटिक का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, क्वासी स्टेटिक को ही रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्वासी स्टेटिक प्रोसेस होते हैं, लेकिन सभी के सभी रिवर्सिबल नहीं होते, लेकिन सभी रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्वासी स्टेटिक होते हैं। ठीक है, सभी रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टेटिक होते हैं, लेकिन सभी क्वासी स्टेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्री अज्यूम होता है कि क्वासी स्टेटिक प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो नॉन फ्लो यानी कि क्लोज सिस्टम हो गया, क्वासी स्टेटिक यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, यानी कि इसी के लिए ये डिफाइंड है पीडीवी। ठीक है, which of the following statement applicable to the perfect gas will also be true for irreversible process, symbol have their usual meaning। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब इसमें से कौन सा रहेगा, जैसे पीडीवी रिवर्सिबल के लिए है, क्लोज के लिए है, डीयू किसके लिए है,
अगर डी यू की जगह पे डी ई लिख देगा तो वो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिंपल डब्ल्यू प्लस यू प्लस डब्ल्यू लिखेगा तो वो किसके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये जो भी एक्सप्लेनेशन था समझ में आया होगा, थोड़ा सा भी मदद मिला होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद।